ने उसे चौंका दिया। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। थोड़ा शोर शराबे से बचने के लिए यहाँ हवा में आ गई। नीचे काफ़ी गर्मी है। शिखा नैन चाह कर भी जवाब दिया। क्या करती है अब दिल्ली में? मेरा मतलब पढ़ाई ही कर रही है अभी, या कहीं सर्विस करने लग गई, या घर पर ही है? इंद्र ने अंधेरे का पूरा फायदा उठाते हुए शिखा के करीब आते आते पूछा। अभी तो एमएड का इम्तिहान देकर आ रही हूँ सीधी इधर, शिखा ने औपचारिकता समझकर कहा। इसके बाद क्या करने का इरादा है? देखो क्या करते हैं। शिखा उसे कुछ नहीं बतलाना चाह रही थी, बल्कि वह कटना ही चाहती थी उससे। मैं तो यही कहूँगा कि आपको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अब आज के युग में भी तो प्रत्येक क्षेत्रों में लड़कियाँ लड़कों से बराबरी कर रही है, इंद्र ने कहा। सोचने और करने में बहुत बड़ा अंतर है मिस्टर इंद्र, शिखा ने बेरुखी से उसकी बात का जवाब दे ही डाला आखिर। हाँ, अंदर तो है, किंतु जहाँ तक मैं समझना हूँ कि आज की नारी पुराने परिवेश और दायरे से बाहर आने के लिए झटपटा रही है। जो छटपटाहट महसूस करते हैं वे अपने अंदर कुछ करने की हिम्मत भी जरूरत रखते हुए। शिखा जी, इंद्र को पूरा मौका मिलने की देर थी कि उसने शिखा को पूरी तरह प्रभावित करने की गरज से एक पूरा भाषण ही दे डाला नारी के उत्थान पर। वैसे मेरे बारे में तो आपने पूछा ही नहीं कि क्या करते हो और कहाँ रहते हो वगैरह वगैरह। वैसे मुझे ये तो पता चल ही गया है कि आपने ला की है और अभी इसी वर्ष यहाँ प्रैक्टिस जमाई है और प्रीति के रिश्ते में भाई है। क्या इसके आगे भी जानना जरूरी है? शायद, मैं तो नहीं समझती। शिखा कोई लिफ्ट नहीं देना चाहती थी उसको, किंतु हार मानने वाला इंद्र भी नहीं था। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि परिचय बढ़ाने से आपसी मेल जोल और आपसी विचारों का आदान प्रदान होता है। लगता है काम की वजह से आप काफ़ी थक गई है। अच्छा, अब चलता हूँ, कल फुर्सत में बैठने पर करेंगे बातें। इंद्र जाते जाते भी कल के लिए अपनी तरफ से पहल कर गया। जब से उसने शिखा को देखा तब से ही वह बात करने का मौका ढूंढ रहा था। दूसरे दिन प्रीति विदा होकर अपने ससुराल चली गई तो शिखा वहाँ अकेली रह गई। वह सोचने लगी, क्यों ना इन 2-4 दिनों में इलाहाबाद घूम लूँ, फिर पता नहीं कभी यहाँ आना हो या ना हो। उसने इंद्र को इस मौके के लिए चुना कि चलो कुछ तो बातें से समय कटेगा और इसी बहाने वह घूम भी लेगी। ढेर सारी बातों के बीच इंद्र ने उसे किसी दिन अपने घर आने का निमंत्रण दे डाला। बातों के दौर में शिखा को इंद्र सही लगा। उसने महसूस किया कि विचारों से इंद्र काफ़ी प्रगतिशील और उदार है। बस यही धोखा खा गई शिखा। बाहर से जैसा कोई होता है वह अक्सर अंदर से वैसा नहीं होता। वह इस बात को भूलकर इंद्र से इलाहाबाद घूमने का प्रस्ताव कर बैठी। शिखा का प्रस्ताव सुनकर इंद्र के हाथ अनायास वह मौका लग गया जिसको वह चाहता था। वह तो कल्पना लोक में पंख लगाकर ही उड़ने लगा। शक्ल और अक्ल में हमेशा अपने को बड़ा चढ़ाकर पेश करने वाला इंद्र अपने पैसों का प्रदर्शन हर उस जगह कर डालता जहां उसे जरा सा भी मौका मिलता। शिखा और वह त्रिवेणी के तट पर घूम रहे थे। वही उसने पूछा, शिखा जी, क्या आप जैसा सोचती हैं अपने भविष्य के बारे में वैसा होगा भी? जी हाँ,
मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि लगन, इच्छा और दृढ़ विश्वास, ये तीनों बातों किसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए काफ़ी है, शिखा ने कहा। ये ढेर सारे विचार, अच्छी बुद्धि और बोलने की निर्बोध गति कहाँ से पाई है आपने? इंद्र उसे धीरे धीरे खोलना चाहता था। बस यूं ही किसी से सीख ही ली है, साड़ी को संभालते हुए सरस के विचारों में खोकर कहा शिखा ने। वहाँ से चलने लगे तो इंद्र ने अपने घर चलने का प्रस्ताव रख दिया। वह इनकार भी कर गई, किंतु इंद्र ने जब ज़्यादा जिद की तो चली आई उसके कोठी पर। कोठी क्या थी, मानो पूरा इंद्रलोक ही बसा दिया था। महंगे कालीन, कीमती पेंटिंग, अच्छे सोफ़ा सेट, भरपूर प्रदर्शन भी किया इंद्र ने इन सबका शिखा के सामने। यह फला जगह से स्पेशल मंगाया हुआ सोफ़ा है। ये जर्मनी के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग है जो मैंने बड़ी मुश्किल से 50,000 में ले ली। ये कालीन चीन से लाई हुई है, आदि आदि, किंतु पता नहीं क्यों शिखा इस सब प्रदर्शन से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। पूरी कोठी बड़े चाव से दिखाई उसने। जब ड्राइंग रूम में आकर बैठी दोनों तो कॉफ़ी की चुस्कियों के बीच कहा इंद्र ने, देखिए शिखा जी, बल्कि शिखा ही ठीक रहेगा, आप मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्या मुझसे शादी करोगे? इंद्र ने उसे पूर्णतया अपने प्रभाव में आई समझकर अब तक की अपनी भूमिका बनाने का मकसद जाहिर किया। पहले तो शिखा इस अचानक के प्रस्ताव पर बुरी तरह चौंकी, फिर सब समझ गई कि क्यों इतना चिपकने की कोशिश कर रहा था शुरू से ही इंद्र। वह समझ चुकी थी कि ये दिखावा अपनी अमेरिका किस लिए हो रहा था। उसे इंद्र का प्रस्ताव सुनकर बहुत बुरा सा लगा, दम घुटता सा महसूस हुआ उसे। फिर साहस और धैर्य से काम लेते हुए कहा उसने, मिस्टर इंद्र, आपने इतना कुछ अपने आप ही कैसे सोच लिया? मैं शादी नहीं कर सकती तुमसे। मेरा जीवन किसी की धरोहर है, किसी की अमानत हूँ मैं समर्पित हूँ किसी के लिए। बस इतना ही काफ़ी होगा आपके लिए जानना। शिखा तलखी पर उतर आई। ये समर्पण की परिभाषा आदर्शवाद की ऊंची बातें सिर्फ किताबों तक ही अच्छी लगती है मिस शिखा। वास्तविकता की ठोस जमीन पर औरत को पैसों की, समाज में इज्जत और संपन्नता की ही ललक होती है। इसे भी मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ और फिर मेरे पास इन सब की कोई कमी नहीं है। वैसे कौन है वह साहेब जिनके लिए आप इतनी ऊंची ऊंची आदर्शवाद की बातें कर रही थी? जरा सुने तो सही उनकी तारीफ। इंद्र धीरे धीरे खुलकर अपनी असलियत पर आ गया। ईर्ष्या की तेज आग में झुलस गया था शिखा की बातें सुनकर। वह तिरस्कार से अपमान का बोझ सहन करके भी ढीठ बनकर पूछा उसने शिखा से, तुम्हें अपने पैसों का घमंड है रहे? पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता मिस्टर इंद्र। मेरे मकसद की ज्वाला तुम्हारे पैसे समाज की संपूर्णता से कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है मेरे लिए। मेरे अंदर की आत्मा शरीर के होते हुए भी किसी एक सरस के लिए समर्पित है। रही नाम की बात तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। शिखा बहुत कड़वी होकर बोली, चलो कोई बात नहीं, आप तो खामोखा नाराज हो बैठी। दोस्त तो रह ही सकते हो हम आपस में। इंद्र ने दूसरा जाल फेंका। जी नहीं, मैं आपसे किसी भी तरह का भविष्य में कोई संबंध नहीं रखना चाहूँगी।
एक साथ घूमना, खुलकर विचारों का कह देना, ढाका लगाकर हम देना, क्या मैंने इसलिए किया था कि तुम्हारी दोस्ती को पा जाऊं? नहीं 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 मिस्टर इंद्र, ये तो मेरा खुलापन था, बोल्डनेस, जिसका तुमने बहुत गलत अर्थ लगाया। ये साफ बतला दूं आपको कि मुझ पर आपके रुतबे, आपके पैसे और आपके व्यक्तित्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आदमी किसी लड़की के खुलेपन का मतलब कितना गलत निकाल लेता है। कहने के साथ ही गुस्से में शिखा खड़ी हो गई और बोली, अब चलूँगी। अरे आप नाराज़ क्यों होती हो? एक एक कॉफ़ी और पी लेते हैं, फिर खुद आपको अपनी कार में छोड़ा जाऊंगा। इंद्र ने उसे उठते देखा तो उसका पाप अंदर ही अंदर खूंखार होकर भी बड़ा संयमी बन गया। इंद्र की नियत में पाप समा गया। अपने अहम पर की हुई चोट का बदला क्या इंद्र शिखा को यूं ही जाने देगा? उसके रूप, गर्व और स्वाभिमान के दर्पों को तहस नहस कर डालेगा वह। शिखा के इनकार करने पर भी काफ़ी बना लाया इंद्र। कॉफ़ी ही तो बहाना बनी थी शिखा के जीवन में भूचाल लाने का। इंद्र के अंदर का आदमी बहसी बन गया, पशु से भी गिरा हुआ, वासना में जलता हुआ इंद्र, जिसने औरत को महज मांस के निर्जीव पिंडों से ज़्यादा कभी अहमियत नहीं दी। वह कैसे स्वीकार करता शिखा की जहनीयत को? धोखे से शिखा की कॉफ़ी में नींद की गोली डाल दी उसने। शिखा के अस्तित्व को, उसकी मर्यादा और सील को रोध कर मन ही मन अट्टहास कर रहा था वह। मृत्यु की भी कामना की होगी शिखा ने भी कभी, किंतु ऐसे विश्वासघातक और लीजी स्थिति के बारे में तो सोचा भी नहीं था उसने कभी। अस्मत लूट गई, रह गया मात्र शरीर रौंदा हुआ। क्या से क्या हो जाता पल में ही, किसी को भी पता नहीं होता। शिखा ने धीरे धीरे आंखें खोली, फिर दिमाग पर जोर देकर सोचा तो लगा अंधेरे कुएं में धकेले दिया था नियति ने उसे। अब तो अस्त व्यस्त कपड़े, टूटे हुए ब्लाउज के हुक और देह की न सहन होने वाली पीड़ा तथा बेतरतीबी से उलझे हुए बालों ने शिखा की विवशता की सारी कहानी कह दी। बिस्तर की सिलवटें और सिलवटों पर गहरे काले लाल रंग के खून के छींटे। मर क्यों नहीं गए हो? कितनी असहाय और कमज़ोर हो गई वे हो। जिस्म को चील कौवा की तरह नीचे खसोटा गया। संजाहीन विवेक शून्य, कभी अपनी स्थिति की तरफ देखती शिखा तो कभी सामने सोफे पर पड़े पैंट पहनने नग्न इंद्र को, जो एक विद्रूप मुस्कुराहट फेंककर टेढ़ी नज़रों से देखते हुए शिखा को सिगारेट के कस लगाता जा रहा था। निस्तब्धता और गहरे मौनों के बीच ही शिखा बिना कुछ कहे उठी वहाँ से। शिखा के उठने के साथ ही सोफे पर पसरे इंद्र ने झटके से उठते हुए शिखा के बिल्कुल सामने आकर कहा, बड़ा नाज था तुम्हें अपने ऊपर, अपने ऊंचे आदर्शों पर। दर्प था ना अपने दिमाग की सोच पर। मैंने उन्हें कुचल दिया है अपनी मर्दानगी से, पुरुषत्व से। अब हाँ, अब बोलो, क्या कहती हो अपनी स्थिति के बारे में? जब तुम्हारे आदर्शवादी प्रेमी को ये सब मालूम पड़ेगा तो तुम्हें अपने पास भी नहीं फटकने देगा वह। अब मेरे सिवा
चारा नहीं रहेगा। तुम्हें सिर्फ मेरे पास आना ही पड़ेगा। तुम्हारी तरफ का सारा समर्पण, तुम्हारी सबसे खूबसूरत चीज़ अब मेरी हो चुकी है मिस शिखा, मेरी। और भयानक अट्टहास करके बड़े जोर से हंसकर ढेर सारा सिगरेट का धुआं शिखा के मुंह पर छोड़ते हुए कहा इंद्र ने, चुप करो ये हंसी। कानों पर हाथ रखकर शिखा चीखी, तुम जैसा हैवान और बासुरा के कीड़ा और कर भी क्या कर सकते हो? नपुंसक, इसे तुम अपना पौरुष कहते हो? तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान और गली के कुत्ते और कर भी क्या कर सकते हैं? धोखे से नींद की गोली खिलाकर तो तुम बेशक किसी को मार भी दे सकते हो। क्या समझते हो जलील? बेगैरत इंसान, शरीर ही मेरा सब कुछ नहीं है। मेरे दिमाग की नसें फटने की हो रही है। और ये औरत जिसको तुमने लूटा है, याद रखो, वह तुम्हारे माँ भी है, बहन भी है। दूर हट जाओ दरवाजे के सामने से। अब मैं एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहती। दुर्गंध, सड़ांत और घुटन लग रही है मुझे। यहाँ की हवा में सड़े हुए गोश्तों की मानिंद बदबू आ रही है। शिखा घृणा की तेज लहर में कांपते हुए बोल रही थी, किंतु वह अपनी स्थिति में नहीं थी, वरना पता नहीं क्या कर बैठती। चाहती तो बहुत कुछ भी, किंतु बस वह बोले जा रही थी कड़वाहट और ग्लानि भरे गुस्से में। तुम्हारे जैसा सेक्स और वासना का मारा हुआ आदमी किसी अबोला का सिर लूटकर मौत की भीख मांगने पर भी मौत के लिए तड़पेगा। यही शाप है तुम्हारे ऊपर, ताउम्र किसी बेबस नारी का। याद रखना कमीने, मेरी आहें, मेरा दर्द तुम्हारे जीवन का सुख चैन छीनकर तुम्हारी जिंदगी को नरक में बदल कर रख देगा। तुम्हारे जैसा इंसान इंसानियत के नाम पर हैवान होता है, बदनुमा दाग होता है। शिखा कहते कहते रो पड़ी। सब्र का बांध टूट गया। वह वहाँ से किसी तरह अपने को समेट कर निकल आई। निरुद्देश्य सड़क पर चल पड़ी। सोची नहीं पा रही थी। वह कुछ अपने बारे में घूमती रही, भटकती रही। बहुत देर रात गए तक इलाहाबाद की सड़कों, पार्कों और गलियों में